हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है द कॉमर्स एस्पायरेंट्स। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी मैं हाजिर हूँ यूनिट 18 को लेकर के, जिसमें मुझे एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। वो है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो डेटा जो होता है वो दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। टर्शियरी डेटा भी होता है, बट सेकेंडरी डेटा अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है उसको अभी हम लोग करेंगे, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेक्चर आई वुड लाइक टू से दैट इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और जो हमारा वीडियोस है वो, नहीं तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का मतलब आपको पता है, आई गेस, लाभ होता है, ठीक है ना। लिमिटेशंस, हानि होती है, मतलब आप सेकेंडरी डेटा अगर इस्तेमाल करते हो तो क्या क्या आपके फ़ायदे हैं और क्या क्या आपको नुकसान है, ये चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There are certain distinct advantages in using secondary data in marketing research study. The key advantage being relatively low cost of data collection. बात कही जा रही है कि यहाँ पे बहुत कुछ कुछ जो है certain distinctive advantages हैं अगर आप secondary data का इस्तेमाल कर रहे हो in comparison to अगर प्राइमरी डेटा की बात करें तो। क्योंकि क्या होता है कि सेकेंडरी डेटा जो होता है वो कंपैरेटिवली लो कॉस्ट का होता है, मतलब आपको इसमें खर्च ज़्यादा नहीं करना पड़ता और आपको ये डेटा जो है मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें फ़ायदा भी बता दिया। सॉरी, फ़ायदा ही तो है। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि ये लो कॉस्ट होता है। आप इसको पॉइंट्स में याद करने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्या है, एट टाइम्स दे मे ऑफर द टाइप ऑफ एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच में सफाइस फॉर पर्पस ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो कुछ कुछ समय पे क्या होता है कि ये सब डेटा का जो इस्तेमाल है वो रिसर्च पर्पस में होता है ना। कभी कभी एक तरह से जो चीज़ें हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए भी इन सब डेटा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और रिसर्च पर्पस में इसका इस्तेमाल होता है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। तो दो फायदे हो गए, ठीक है। पहला लो कॉस्ट, दूसरा रिसर्च के फायदे में इस्तेमाल होता है, रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा हो गया, सपोज अ मार्केटिंग मैनेजर वांट्स टू नो द साइज ऑफ द मार्केट ऑफ द फॉर अ प्रोडक्ट इन अ कंट्री। इन मोस्ट केसेस ही मे ऑब्टेन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड थ्रू स्कैनिंग सम सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई एक मैनेजर है, वो जानना चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कैसा काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट में उसकी क्या साइज है, उसके प्रोडक्ट का जो रीच एरिया है, जो ये एरिया है कहाँ कहाँ तक वो फैला हुआ उसका प्रोडक्ट, वो जानना चाह रहा है। तो वो कैसे जानेगा, वो जो डेटा है उसको स्कैन करेगा, जो सेकेंडरी डेटा है उसको स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो डेटा, जो गिवन डेटा होता है उसको हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं कि डेटा से हमें क्या क्या चीज़ें जो है हमें पता चल पा रही हैं, राइट। तो ये एक चीज़ें हो गई, है ना। आगे देखते हैं, इवन इफ द मार्केटिंग रिसर्च इशू कैन नॉट बी कम्प्लीटली सॉल्व विद एड ऑफ सेकेंड डेटा, सच डेटा में बी वैल्यूएबल। ठीक है, मान लीजिए कोई एक मार्केटिंग रिसर्च जो है उसमें आपको सेकेंड डेटा का किसी भी तरह से कुछ फ़ायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो वैल्यूएबल है क्योंकि उसका इस्तेमाल किस जगह पे कब हो जाए, यू डोंट नो, राइट। तो ये फिर भी एक वैल्यूएबल डेटा होता है, ये बात कही जा रही है। फॉर इंस्टेंस, रिव्यू ऑफ सेकेंडरी डेटा में ऑफर यूजफुल आइडियाज़ एंड अनकवर सम hitherto unknown for it which can be later on explored further for the benefit of company। बात कही जा रही है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब सेकेंडरी डेटा को जब आप रिसर्च, मतलब इसको जब आप एनालिसिस करते हो, स्कैनिंग करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना निकल के सामने नहीं आ पाती। मतलब शुरू में आपको सामने नहीं आ पाती, फिर जब आप दूसरी बार उस चीज़ को करते हो तो क्या होता है ना कि आपको टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाता है, कि आपको कुछ कुछ आइडिया मिलता है, कुछ कुछ आप चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आप क्या करते हो, आप अपने प्रोसेस को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। पहली बार में बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, समझ में नहीं आती। जैसे कि मेरा कुछ कुछ वीडियोस में कुछ कुछ जो सब्सक्राइबर्स थे उनका कहना था कि मैं रीड ज़्यादा कर रहा था, बता कम रहा था। सो कभी कभी होता है ना कि समझ में नहीं आने के कारण से जो है ना, कि जो सब्सक्राइबर्स है वो कहते हैं कि नहीं, आप रीड ज़्यादा कर रहे हो, जो है आप समझा कम रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, रीड करके पढ़ाने का ना बहुत फ़ायदा है। इसमें क्या है ना कि सब चीज़ जो है ना वो ऑर्डर में है। तो जो बातें किताब में लिखी हुई हैं मैं उसी को अच्छी तरह से पढ़ करके फिर मैं आपको अच्छी तरह से समझा पा रहा हूँ। आप सोचो, जब आप खुद से भी अपने बुक्स को पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? यही एक तरीका होगा ना कि बुक्स को आप पहले रीड करोगे, फिर उसको समझने की कोशिश करोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझने के लिए जो आपको टाइम लगेगा, मैं उस टाइम को रिड्यूस कर दे रहा हूँ। रीड मैं भी कर रहा हूँ, रीड आप भी करोगे, लेकिन जो समझने का जो टाइम है मैं उसे रिड्यूस कर दे रहा हूँ और आपके लिए ईज़ी वे में उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ विथ एग्जांपल्स, जिससे कि जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है? तो वही बात यहाँ पर भी कही जा रही है कि जब आप पहली बार किसी चीज़ को कर रहे हो, जब आप पहली बार किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो समटाइम इट ऑकर्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्वे। जो भी मैसेज वो कन्वे करना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पाते पहली बार में, लेकिन जब दूसरी बार आप पढ़ते हो तब आपको समझ में आ जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको पहली बार किसी वीडियो में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरी बार उस चीज़ को देखिए, तीसरी बार देखिए, आई गेस कि वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और देखो, ये एक डायलॉग बहुत फेमस है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट ये भी हो सकता है, बट मैन की बात होती है, जो कि गलत है मेरे ख्याल से, सभी के लिए होना चाहिए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। सो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट ये होना चाहिए था। तो प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना, तो आपका जो जो व्यू है, जो आपका आइडिया है, जो कंसेप्ट है, वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर इंस्टेंस एन इंडियन बिजनेसमैन वाइल कलेक्टिंग डेटा ऑफ द इम्पोर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग आइटम्स इनटू अ वेस्टर्न यूरोप कंट्री। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि एक इंडियन बिजनेस मैन जो है, वो डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो भी इंपोर्ट उसने करवाए हैं फ्रॉम वेस्ट यूरोपियन कंट्री से, उन सब का डेटा वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने कितना करवाया, कौन कौन सा आइटम करवाया, कितना कितना खर्च पड़ा, ये सारी चीज़ें उसको पता चलेंगी, है ना। ओके। आगे देखते हैं, माफ़ी चाहूँगा। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्ड हिम बिल्ड अ प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस इन टॉयज। ओह सॉरी, एक लाइन छूट गया मेरा। बात की जा रही है, ये वर्ड क्या है, समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक stumbled upon the fact that country imports substantial quantities of toys and dolls every year। तो ये शायद ये बात समझ, ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट मुझे जो सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है कि बात कही जा रही है कि टॉयज़ और डॉल्स को मतलब इंपोर्ट करने से जो कंट्री को फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ के बारे में उसे पता चल पा रहा है। तो वो क्या कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, वह यह सोच रहा है कि मैं अगर टॉयज़ और डॉल्स में बिजनेस करूं, तो मुझे जो है अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि टॉयज़ एंड डॉल्स का जो डिमांड है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है ना। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्ड हिम बिल्ड अ प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस इन टॉयज़ एंड डॉल सब्सिक्वेंटली। देखिए, यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। वो आदमी जो है, वो इम्पोर्ट्स चेक कर रहा था कि वो जो बाहर के लोग हैं, वो लोग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे पास से, हमारी कंट्री से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसे पता चला कि डॉल्स, तो वो क्या कर रहा है कि डॉल्स ज़्यादा बना रहा है ना, तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है, राइट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आई होप को पता होगा। जैसे कि इंडिया और चाइना है, इंडिया अगर चाइना से कुछ मंगवाता है तो वो इंपोर्ट कहलाएगा, इंडिया अगर चाइना को कुछ भेजता है तो वो एक्सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। चाइना के क्षेत्र में भी वही हो जाएगा। तो आपको ये पता करना है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हो या चाइना के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके। Likewise, secondary data sources may suggest avenue for improvement of research design analysis। तो देखिए, एक फ़ायदा एक और यहाँ पे बता दिया गया, जो रिसर्च डिज़ाइन है और जो एनालिसिस है, वो आप अच्छी तरह से कर सकते हो अगर आपके पास सेकेंडरी डेटा है, ठीक है ना। सपोज अ रिसर्चर रिव्यूड द रिजल्ट ऑफ ए प्रीवियस रिसर्च स्टडी एंड कॉन्सिक्वेंटली ही कुड improve on the study design by removing the pitfalls reported by previous researchers in the area of questionnaire design। ठीक है, बात कही जा रही है कि अगर इस किसी रिसर्चर ने किसी एक टॉपिक के ऊपर पहले से रिसर्च किया हुआ है, राइट, तो वो ज़रूर उसने कुछ पिटफॉल्स, उसने ज़रूर कुछ ना कुछ पॉइंट्स बताए होंगे, है ना। तो जब आप दोबारा उस रिसर्च को करोगे, जब आप उस रिसर्च को करोगे, तो आप वहाँ शुरू से तो नहीं ना करोगे, उस रिसर्च पे जहाँ पे उसने ख़त्म किया आप वहाँ से कंटिन्यू करोगे। या अगर शुरू से करोगे तो भी आपको हर जगह पे हर अलग अलग तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर एक रिसर्च अवेलेबल है, तो आपको करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो जो जो गलतियाँ उस व्यक्ति ने की होंगी जिसने आपसे पहले किया है, या जो जो चीज़ें उसने नहीं की होंगी, आप उन सब चीज़ों को अपनी रिसर्च में ट्राई कर सकते हो, जिससे आपका रिसर्च जो है और बेहतर होगा और आपका रिपोर्ट जो है वो और बेहतर बनेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो आप क्या क्या बेहतर कर सकते हो, आप क्वेश्चन या डिज़ाइन को बेहतर कर सकते हो, आप सैम्पल सिलेक्शन अपने हिसाब से ले सकते हो, मैथड ऑफ डेटा डेटा एनालिसिस का जो मैथड है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना। क्योंकि मान लीजिए अगर उसने पहले क्वेश्चन मैथड का इस्तेमाल किया था, तो आप इंटरव्यू मैथड का इस्तेमाल करो, क्योंकि क्वेश्चन मैथड हो सकता है वो अच्छा ना रहा हो, वो तो आपको रिसर्च देख देख करके पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो आप दूसरा करोगे, राइट। आगे देखते हैं। Moreover, secondary data may be useful as a reference base to compare research findings। तो research findings में इसका comparison करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना। Thus, even for the relativity, I'm so sorry, even for a relatively unique research situation, scanning the secondary data would possible offer many useful insights। तो बात कही जा रही है, अगर आप secondary data को अच्छे से स्कैन कर लेते हो, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पता चल सकती है। insights मतलब चीज़ों के अंदर की बात, है ना। देखो, वही जो मैंने अभी अभी आपको बात कही थी कि आप जितना डीपली करोगे, जितना बार बार अगर आप किसी चीज़ को करोगे, तो आप उस चीज़ में और ज़्यादा बेहतर होते जाओगे, है ना। आगे देखते हैं, लिमिटेशंस अब देख लेते हैं कि क्या क्या नुकसान है सेकेंडरी डेटा के। फ़ायदे तो बहुत सारे हो गए, नुकसान अब देख लेते हैं। There are, however, certain limitations in using secondary data. Many of these limitations arise due to the fact that such data are collected for different purposes and by different people।
देखिए प्राइमरी डेटा में क्या होता है ना कि आप डेटा को खुद से कलेक्ट कलेक्ट करते हो और पहली बार कलेक्ट करते हो, है ना, तो वो प्राइमरी हो जाता है, वो आपके लिए बिल्कुल नया है, फ्रेश है। लेकिन सेकेंडरी डेटा में क्या है, सेकेंडरी डेटा जो होता है वो जनरली किसी और ने पहले से डेटा को कलेक्ट किया हुआ होता है, किसी और पर्पस से कलेक्ट किया होता है ना। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसको अपने पर्पस के लिए उस डेटा का इस्तेमाल करते हो। तो वो डेटा क्या है कि मार्केट में पहले से अवेलेबल है, तो उसका इस्तेमाल तो कुछ ना कुछ किया गया होगा ना पहले, ऐसे थोड़ी अवेलेबल है। तो आप क्या कर रहे हो, दूसरी बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, हो सकता है आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर ना आए, है ना, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। माफ़ी चाहूँगा। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, द अवेलेबल डेटा में बी इन एग्रीगेटेड फॉर्म, ठीक है, एग्रीगेट फॉर्म में हो सकता है, मतलब ओवरऑल जुड़ा हुआ हो सकता है। वाइल द रिसर्चर मे नीड द डेटा इन डिस एग्रीगेटेड फॉर्म, लेकिन हो सकता है जो रिसर्चर है उसको चाहिए कि जो डेटा है वो डिस एग्रीगेटेड फॉर्म में हो। मतलब मान लीजिए इनकम के बहुत सारे खर्च, मतलब इनकम के बहुत सारे सोर्सेस हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया इनकम कितना है, बता दिया आपने। आपसे पूछा गया एग्रीगेट इनकम कितना है, मतलब टोटल इनकम आपने कितना है, तो आपने वो भी बता दिया। लेकिन मैं अगर हूँ, आप मुझे अगर टोटल इनकम बता दोगे तो मुझे पता चल पाएगा एग्जैक्टली मैं कहाँ कहाँ से कितने रुपए मेरा इनकम हुआ है ना। तो मुझे एग्रीगेट नहीं चाहिए, मुझे डिसएग्रीगेट चाहिए, मुझे सोर्सेस का पता लगाना है कि यहाँ से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, वहाँ से मुझे इतना फ़ायदा हुआ, और टोटल मिलाकर के एग्रीगेट में मुझे इतना फ़ायदा हुआ, है ना। तो जिसे डिसएग्रीगेट वे में चाहिए डेटा को, उसके लिए तो ये बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए ये क्या हो गया, ये लिमिटेशंस हो गया, राइट। दस एनी रिसर्चर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल ओवर द प्रोसीजर्स अडॉप्टेड इन द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी रिसर्चर जो है वो प्रॉब्लम फेस करता है कि जो भी तरीके जो पहले अपनाए गए थे वो उसके साथ हैबिचुएटेड या जो कि एक्वेंटेड नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि पहले का तरीका अलग था, वो किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको दूसरे तरीके का डेटा चाहिए, है ना, तो उसको फ़ायदा नहीं मिल पाता, राइट। ओके, आगे देखते हैं। एट टाइम्स द डेटा मे नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस ऑफ द स्टडी ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो सेकेंडरी डेटा है वो ये नहीं बता पाता कि किस तरह की मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था उस डेटा को कलेक्ट करने में, या उसकी उस डेटा को कलेक्ट करने की ऑब्जेक्टिव्स क्या थी, क्या क्या उद्देश्य थे, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, वो एब्सोलेट हो सकता है, मतलब वो बेकार हो सकता है, वो किसी काम का नहीं हो सकता है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है। देयर फॉर बिफोर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा, डेटा को इस्तेमाल करने के पहले द रिसर्चर शुड एग्जामिन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसको कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 बुलेट पॉइंट से देख लेते हैं। पहला बुलेट पॉइंट है, आर द डेटा सूटेबल फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब आप जो भी डेटा को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी डेटा को आप स्कैन करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो डेटा आप जिस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उस काम के लिए वो सूटेबल है। ऐसा तो नहीं कि वो किसी और काम के लिए बनाया गया हो और वो आपके लिए सूटेबल ना हो, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहले ये पता करना है। दूसरा पता करना है, आर द डेटा रिलायबल, जो डेटा है क्या वो रिलायबल है। अगर कोई डेटा 10 साल पहले का है तो वो रिलायबल आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि 10 साल में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, राइट, तो वो रिलायबल नहीं होगा, है ना। तो उसको उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है कि क्या अगर मैं डेटा को स्कैन करूं, रिसर्च करूं इसके ऊपर, तो क्या मुझे जो आंसर मिलेगा वो सही मिल पाएगा, क्योंकि 10 साल पहले के डेटा से तो आपको सही है जवाब नहीं मिल सकता, है ना। ओके, आर द डेटा एडिक्वेट, तीसरी बात भाई कही जा रही है कि जो डेटा है क्या वो एडिक्वेट है, मतलब जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि आपको उन डेटा से मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं कि फिर आपको अलग से डेटा कुछ कलेक्ट करना पड़ेगा कुछ अलग चीज़ें जानने के लिए, है ना। ठीक है, तो ये डेटा एडिक्वेसी का मतलब हो गया कि डेटा जो है पर्याप्त मात्रा में आपके पास है और इतनी मात्रा में आपके पास है कि आप सारी चीज़ें जो है वहाँ से पता कर सको, ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी हम लोगों ने किया, आई गेस कि आपको अच्छा लगा हो, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। तो एडवांटेजेस ज़्यादा है, डिसएडवांटेजेस बहुत ही कम है ना। इसलिए फिर भी इसीलिए जो लोग हैं सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ में भी, राइट। आगे देख लेते हैं। फाइनली द रिसर्चर मे नॉट बी ऑलवेज गेन एक्सेस टू द सेकेंडरी डेटा इन द व्यू ऑफ प्रोप्राइटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बैरियर्स। तो बात कही जा रही है कि सबसे आखिर में जो बात कही गई लिमिटेशंस की वो ये है कि रिसर्चर जो है उसको कभी कभी क्या होता है ना कि सेकेंडरी डेटा का एक्सेस नहीं मिल पाता, क्योंकि उसको जो है ना एक तरह से प्रोप्राइटी की इशू हो जाती है, या उसको एक तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी बैरियर की इशू हो जाती है। मतलब कोई एक डेटा होगा, मान लीजिए कोई आर्मी बेस्ड डेटा है, कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है जिसका इस्तेमाल जो है नॉर्मल बीइंग नहीं कर सकते, तो वो डेटा तो आपको नहीं दिखाया जाएगा, है ना। उसके ऊपर बैरियर होगा, उसके ऊपर बैन लगा हुआ होगा कि नहीं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े जो पोस्ट पे लोग हैं ये उनके लिए है। या कोई ऐसा डेटा जो कि आप इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो डेटा जो है किसी और के नाम पे उपलब्ध है ना।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आई होप कि आपने पढ़ा होगा, किसी और के नाम पे अगर होगा तो वो आप कैसे इस्तेमाल करोगे, अगर आप किसी और के नाम का इस्तेमाल करोगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये लिमिटेशंस में आती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट किया है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। आपको हमारे चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे जो अबाउट सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और किसी भी तरह की अगर क्वेरी है आपके मन में, किसी भी तरह का कोई डाउट है लेक्चर से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड नहीं भी है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप में पूछिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप यूट्यूब में भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन वहाँ क्या है ना कि चीज़ें थोड़ी लंबी हो जाती हैं, वहाँ टाइप करने में थोड़ा काफ़ी इश्यू होती है, जिसके कारण से मैं वहाँ नहीं करना चाहता। आप व्हाट्सएप में मुझसे पूछो, मैं बता दूँगा, ठीक है। वहाँ भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं डेफिनेटली आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। थैंक यू।